अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास अगर हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं तो क्लाइंट सर्वर के ऊपर आप ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट्स जो हैं वो एक जैसे हों। मतलब ये हो सकता है कि वो ओवर द नेटवर्क डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के उनके सिस्टम्स हो सकते हैं। स्लाइड्स शेयर करते हैं, स्लाइड्स शेयर करते हैं। सॉरी सॉरी, असल में ये दोबारा जब स्टार्ट होता है ना तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। एक सेकंड। ठीक है, यस मैम, अब आ रही है। सही। आपके पास क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स अवेलेबल होते हैं जो सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मतलब अब दो किस्म की एनवायरनमेंट हो सकती है। एक वो जिसके अंदर आपके क्लाइंट्स जो हैं वो डंप टर्मिनल्स होते हैं। डंप टर्मिनल्स का मतलब ये कि वो सिर्फ इनपुट दे सकते हैं या आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी प्रोसेसिंग है वो सर्वर के ऊपर होती है। ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड एक और क्लाइंट सर्वर सिस्टम में ये भी है कि जिसमें क्लाइंट्स में टू सम एक्सटेंट कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग हो रही होती है, लेकिन बाकी काम जो है वो सर्वर करता है। ठीक है। अगर ऐसा है कि क्लाइंट साइड पे कुछ काम हो रहा है तो फिर आप कहते हैं कि क्लाइंट्स जो है वो आपके इंटेलिजेंट क्लाइंट्स हैं। और अगर ऐसा है कि क्लाइंट सिर्फ मतलब इनपुट देने और आउटपुट लेने के लिए यूज़ हो रहा है तो फिर आप कहते हैं कि आपके क्लाइंट्स जो हैं वो डम टर्मिनल्स हैं। ठीक है। अगर क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है तो उसके लिए आपको क्लाइंट सर्वर टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। दैट मीन्स कि क्लाइंट साइड पे आपके पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और सर्वर साइड पे आपके पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फिर एक और कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, दैट इज पीयर टू पीयर, जिसमें आप कहते हैं कि तमाम सिस्टम्स दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। एवरी सिस्टम इज दी सर्वर फॉर इटसेल्फ। ठीक है। वो खुद डिसाइड करता है कि उसने किसी दूसरे क्लाइंट से कुछ शेयर करना है या नहीं करना है, कम्युनिकेट करना है या नहीं करना है। उसमें कोई भी मास्टर स्लेव नहीं होता। ठीक है। कोई भी सर्वर और क्लाइंट, मतलब वो इस तरह से बनता है कि तमाम कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। और कोई भी क्लाइंट किसी दूसरे क्लाइंट से जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है और उससे जो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीज़ें शेयर कर सकता है। मैम वो अब्दुल्ला बिन अब्बासी की रिक्वेस्ट आ रही होगी, कर क्या कर एक्सेप्ट? कर दिया। ठीक। उसके बाद आपके पास जो अगला कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें थ्रू द क्लाउड आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और आपकी जो स्टोरेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक है। It can be said as logical extension of virtualization because it uses virtualization as the base for its functionality. ठीक है। ये आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कोई, यहाँ पे Amazon EC2 की एग्जांपल है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास कोई एग्जांपल है कोई स्टोरेज यस जो आप मैम, बता सकते हैं? यस मैम। जी जी। मैम कौन सी? हमारे पास नादरा का जो हमारे पास डेटाबेस है वो ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास यूज़ होता है। जितने भी अगर हम लोग रडार सिस्टम में देखें, जितने भी टिकट रिजर्व सिस्टम है वहाँ पर भी देखा जाए, हॉस्पिटल में देखा जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स में देखा जाए, हर जगह पे वो हमारे पास जो डेटाबेस होता है वो एक नादरा वाले प्रोवाइड करते हैं वहाँ से। और वो भी अपना सिस्टम प्रोवाइड ना भी करें तो वो इंटरनेट के ऊपर प्लेटफॉर्म यूज़ करके वहाँ से उनका डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। डेटाबेस को एक्सेस करना। स्टोरेज 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 में जहाँ जहाँ से वो लोग अपनी चीज़ स्टोर करते हैं वो उनके डेटाबेस में तो स्टोर होती है। नासा के ऊपर कोई डेटा जो है वो आपके सिस्टम से सेव हो सकता है? नादरा के सिस्टम में जी। मैम पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने सिस्टम से नादरा की जो एप्लीकेशन है, मतलब उनकी जो भी चीज़ है वो अवेलेबल ना भी हो तो क्या आप नो मैम, नो नो मैम। डेटा डाल सकते लेकिन हैं, नो मैम, डेटा रिसीव कर सकते हैं?
रिट्रीव तो मैम कर सकते हैं, अगर हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो उनके पास हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। यूज वो कर कैसे सकते करते हैं मैम? आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। आप मेरी बात सुनेंगे तो आवाज़ आएगी ना। मैं कह रही हूँ कि क्या ऐसा है कि आप उनकी डेटाबेस को अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकें, नो मैम। ले सकें या डेटा दे सकें? नो मैम। डेटाबेस तो सेंट्रलाइज्ड है, जो उनके ही सर्वर्स पे पड़ी हुई है ना। ठीक, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि क्लाउड के थ्रू आप स्टोरेज कहीं और कर सकते हैं, यानी आप अपने सिस्टम से कोई और स्टोरेज यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई एग्जांपल है आपके जहन में कि जो फिजिकली आपके पास स्टोर ना हो रहा हो, स्टोर कहीं और हो रहा हो, लेकिन आपके सिस्टम यस पे? मैम। यस जी, मैम। मैम हम लोग फेसबुक अकाउंट्स बनाते हैं या व्हाट्सएप बनाते हैं, तो हम लोग जब भी कोई चीज़ एंटर करते हैं, नंबर डेटा वगैरह, जीमेल अकाउंट्स डालते हैं, तो अकाउंट हमारा क्रिएट हो रहा था लेकिन डेटा सारा उनकी डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है। और जब हम लोग बाद में लॉग इन करते हैं तो वो वहाँ से वेरीफाई होके वहाँ से चेक लग के तुम्हारे पास लॉग इन होता है। ठीक। और इसके अलावा कोई एग्जांपल है आपके जहन में? इसके अलावा मोबाइल में क्लाउड होते हैं, मोबाइल क्लाउड्स आपको स्टोरेज अवेलेबल होती है। मेरा ख्याल है एक क्लाउड ऐसा है जो आप में से हर स्टूडेंट ही यूज करता होगा, आप उसका नाम नहीं जूम। ले। मैम मैम गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव। बिल्कुल, बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ गूगल क्लाउड। मतलब गूगल की ड्राइव आप यूज कर रहे हैं, उसका उसकी वो आप उसमें तमाम डेटा जो है, मतलब स्टोरेज कहीं और हो रही है फिजिकली, ठीक है, जो आपको नहीं पता कि कहाँ हो रही है, लेकिन आप अपने सिस्टम से उसको बस सेव कर देते हैं और वो स्टोर कहीं और हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, पहले ये होता था, मुझे नहीं पता कि अभी आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है या नहीं, लेकिन पहले ये होता था कि जब तक आप सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करते थे ना, आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या उसकी जो सपोर्टेड फाइल्स हैं, आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बगैर आप एज अ सर्विस, यानी वो इंस्टॉल कहीं और होता है लेकिन आप थ्रू क्लाउड एज अ सर्विस उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेते हैं। यानी अगर आपको कोई मेल आई है जो पीडीएफ में है, ठीक है, तो अगर वो जीमेल में आप खोलेंगे तो वो पीडीएफ खुल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो अडोब, बेशक वो कहीं और इंस्टॉल है लेकिन आप उसमें अपना डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। सो बेसिकली बेस्ट एग्जांपल इज गूगल के, मतलब उसका उसका जो क्लाउड है वो तो सभी यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, आप उसकी स्टोरेज भी यूज़ कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी है कि आप कोड करते हैं और वो कोड जो है, मतलब ऑन क्लाउड सेव होता है, आप अपने सिस्टम पे ना भी सेव करें, सिर्फ आप अपने लॉगिन से लॉगिन होते हैं, जहाँ मर्जी से लॉगिन हो, आप दोबारा वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपने अपना कोड जो है वो रोका था। ठीक। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, अब जो क्लाउड्स हैं वो आपके पास 3 किस्म के हो सकते हैं: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड जो वाया इंटरनेट यूज़ होता है, जैसे अभी हमने गूगल क्लाउड की एग्जांपल ले ली। प्राइवेट क्लाउड जो है वो जो कोई कंपनी ओन करती है और फिर जो जिसको वो कंपनी अलाउ करती है सिर्फ वही उसे यूज़ कर सकता है। हाइब्रिड क्लाउड जो मिक्सचर है ऑफ दी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंक्लूडेड हो, ठीक है। फिर मायूं, आपका कोई सवाल नहीं है तो आप जो है वो माइक ऑफ कर दें प्लीज। सॉरी मैम, पता नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद जो क्लाउड है वो आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वन और मोर एप्लीकेशंस अवेलेबल वाया इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे एग्जांपल दी कि वर्ड प्रोसेसर है, आप अपने सिस्टम पे अगर कोई सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किए बगैर उसे यूज़ कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फ्रॉम क्लाउड यूज़ हो रहा है। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, यानी सॉफ्टवेयर स्टैक रेडी फॉर एप्लीकेशन यूज वाया इंटरनेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास डेटाबेस सर्वर अवेलेबल है, आप एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप उस पे
जो भी उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सर्वर्स और स्टोरेज अवेलेबल ओवर इंटरनेट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सर्वर्स हैं जो अवेलेबल मतलब थ्रू इंटरनेट अवेलेबल हैं, यानी आप उन्हें एक्सेस करते हैं थ्रू इंटरनेट, तो आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अवेलेबल। इसकी अगर आप डायग्राम देख लें, अब आप obviously cloud computing environments composed of traditional operating systems plus virtual machines plus cloud management tools। इसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है obviously उसके लिए फायरवॉल ज़रूरी है। ठीक है, फिर लोड बैलेंसर ज़रूरी हैं। क्यों? आप देखें कि अगर मैं वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स की बात कर रही हूँ, या मैं किसी भी गूगल क्लाउड की किसी भी चीज़ पे एक्सेस करने की बात करें, तो आप देखें मिलियंस ऑफ यूजर्स आर यूजिंग इट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छा खासा ट्रैफिक होगा नेटवर्क के ऊपर। अब उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उसका लोड बैलेंस करने के लिए लोड बैलेंसर रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा फायरवॉल भी रिक्वायर्ड है ताकि ऑथेंटिक काम हो सके। ठीक है, तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की जो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं, वर्चुअल मशीन मैनेजर्स अवेलेबल हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स की। ठीक है, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। ये बेसिकली स्पेशल पर्पस होते हैं, लिमिटेड पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, many other special computing environments as well, some have operating system। अच्छा, ये बेसिकली लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी जैसा सिस्टम होगा उसके लिए सिर्फ वो ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम करेगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। ठीक है, इनके फिक्स टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये विद इन द टाइम कॉन्स्ट्रेंट जो है इनको अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, और ये सिर्फ उसी वक्त सही काम करते हैं जब इनको प्रॉपर कॉन्स्ट्रेंट्स अवेलेबल हो। फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो फ्री भी हों और ओपन सोर्स भी हों, यानी उनका कोड भी अवेलेबल हो अलॉन्ग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप कहते हैं कि वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लिनक्स और यूनिक्स की एडवांटेज कह लें आप। ठीक है, कि वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, यानी उनके साथ उनका कोड भी अवेलेबल होता है। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ये तो उसने यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, कोई कंफ्यूजन? इसके बाद कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के बाद मतलब अभी हमने सिंपल एक जेनेरिक बात ये है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसके काम क्या है, और किन किन एनवायरनमेंट्स में या ऑपरेटिंग सिस्टम की एनवायरनमेंट्स बेसिकली क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक मिनट, हमने कहा जी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को लोड होता है, और फिर कर्नल जो है वो आगे फर्दर आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड यूजर्स। वन सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड फंक्शंस दैट आर हेल्पफुल टू द यूजर। पहली चीज़ है यूजर इंटरफेस। Almost all operating systems have a user interface, varies between command line interface, graphical user interface, touch screen and batch। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये आंसर करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI? कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? मैन कमांड लाइन में हम सिर्फ कमांड्स दे सकते हैं और ग्राफिक्स में हम मतलब मल्टीपल टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो इस तरह हम उसके अंदर कर सकते हैं। नो मैम। अच्छा, नो क्यों भाई?
मैम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग आइकन्स यूज करते हैं ना, हमारे पास ग्राफिक्स यूज हो रही होती हैं, और कमांड लाइन के अंदर अगर हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा कमांड्स का तो हम लोग कमांड नहीं दे सकेंगे। यही डिफरेंस है तो उसमें कमांड अली लाइन ने में। वही बोला था। क्या मैम? मैम अरीज ने, उसने मैम वो ऑडियो की बात कर रही थी ना, उसका मैंने पूरा नहीं सुना मैम। आपने सुना नहीं और आपने नो कह दिया है, बहुत बुरी मैम बात है। वो ऑडियो, मैम मैंने ऑडियो सुना, वो सिर्फ ऑडियो और वीडियो की बात कर रही थी। अरीज दोबारा आंसर करें। मैम मैंने कहा है कि कमांड लाइन में हम सिर्फ कमांड्स देते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, बट ग्राफिकल में हम उसके यस अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हम पिक्चर्स, ऑडियो विद मतलब टेक्स्ट के अलावा भी हम बहुत सारी उसके अंदर कमांड्स दे सकते हैं अच्छा, जो किसी यस भी मैम। कमांड तरह लाइन की। इंटरफेस की डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही है कि कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर हम कमांड्स देते हैं। जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके अंदर, या अभी आपने ये शायद अपने सिस्टम पे कभी कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया हो, तो उसके अंदर जो है ना, आप माउस यूज नहीं करते, पॉइंटिंग डिवाइस यूज नहीं करते, आपको कमांड देनी पड़ती है, यानी आप कमांड लिखते हैं। उसके लिए आपको कमांड की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन, यानी अगर आपने फाइल क्रिएट करनी है तो आपको कमांड लिखनी है। अगर आपको फाइल के अंदर कोई फाइल के अंदर टेक्स्ट डालना है तो आपको कमांड लिखनी है। अगर आपको बनानी है तो आपने कमांड लिखनी है। फाइल को डिलीट करना है तो कमांड लिखना है। आप काइंडली अपना मोबाइल, अपना माइक म्यूट कर दें। ये तो बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे बात आपने की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप माउस या पॉइंटिंग डिवाइस यूज कर लेते हैं, यानी आपको एक ऐसा इंटरफेस मिल जाता है कि जिसपे आप कमांड्स लिखे बगैर डिफरेंट काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फाइल क्रिएट करनी है तो आप माउस को यूज करते हुए राइट क्लिक करके, और वो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी जिसमें आप न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे एंड सो ऑन। मतलब एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाता है आपको डिफरेंट काम करने के लिए, जबकि जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसके अंदर आप कमांड्स के थ्रू ही डिफरेंट काम कर सकते हैं। ठीक है। ये बेसिकली अगर कमांड लाइन इंटरफेस है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है या टच स्क्रीन है या बैच, ये बेसिकली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि मतलब अगर विंडोज़ है तो मेरा ख्याल है, अगर हम यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 99% स्टूडेंट्स विंडोज़ यूज़ करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने लिनक्स इंस्टॉल की होगी या यूज़ की होगी, कोई हो भी सकता है, ठीक है। हालांकि लिनक्स में काम करना ज़्यादा मज़े का है। इट इज़ मोर सिक्योर, इट इज़ मोर क्या कहना चाहिए, फीजिबल। बट हम क्यों विंडोज़ यूज़ करते हैं कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। बेसिकली जो इंटरफेस है वो मैटर करता है। आप जैसे आप कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे होते हैं ना, तो सबसे पहली बात ये आती है कि जी उसका इंटरफेस जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि यूज़र उससे इम्प्रेस हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहली चीज़ आपको प्रोवाइड करता है दैट इज़ द इंटरफेस, ठीक है। अब वो कमांड लाइन भी हो सकता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है, टच स्क्रीन भी और बैच भी। याद रखना है कि इसमें हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपका हार्डवेयर टच स्क्रीन को सपोर्ट करता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टच स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता, तब भी आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में टच स्क्रीन की फैसिलिटी है और आपके हार्डवेयर में टच स्क्रीन नहीं है, तो भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों के पास ये बेसिकली बनता ही, जो सॉफ्टवेयर है ना वो हार्डवेयर के हिसाब से बनता है कि जी जिस किस्म का हार्डवेयर होगा उसी किस्म की जो है फैसिलिटीज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में डालेंगे ताकि वो यूज़ हो सके, अदरवाइज वो यूज़लेस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है प्रोग्राम, यानी सबसे पहली चीज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। उसके अलावा प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम ने कब मेमोरी में लोड होना है, कितने टाइम के लिए लोड होना है, कब उसने एंड होना है, ठीक है, या वो एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा या वो नॉर्मल टर्मिनेट होगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। फिर आईओ ऑपरेशंस, आपकी जितने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, अगर किसी प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है तो कब उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस देनी है, कब उससे वापस ले लेनी है, या उससे लेके किसी और को दे देनी है, वो तमाम चीज़ें डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, अगेन this is the file system is of particular interest. Programs need to read and write files and directories, create and delete them, search them, list file information. आपने एक फाइल मतलब आपका हमारा काम क्या होता है कि हमने फाइल क्रिएट की, ठीक है, और हमने उसे सेव कर दिया। अब
फाइल क्रिएट तो मतलब जैसे मैंने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट लिख लिया, ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट लिख के जब मैं सेव करती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैंने कौन सी डायरेक्टरी में सेव करना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैंने कौन सी ड्राइव में सेव करना है, ठीक है। लेकिन उस ड्राइव के पर्टिकुलरली किस जगह पे जाके वो फाइल सेव होगी ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर वो डायनामिक एलोकेशन कर सकता है, यानी अगर वो लिंक लिस्ट को सपोर्ट करता है, तो हो सकता है कि वो जो फाइल है वो मतलब अगर कंसेक्यूटिव मेमोरी यानी कि कंसेक्यूटिव स्पेस फ्री नहीं भी है, तो उसने किस तरीके से फाइल को डिफरेंट जगहों पे एफिशिएंटली सेव करना है कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़र फाइल रीड करेगा तो उसे ऐसे ही लगेगा कि जी एक जगह पे मौजूद है, लेकिन एक्चुअली फाइल डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट जगहों पे अवेलेबल होगी और उनके पॉइंटर्स शायद एक दूसरे से लिंक होंगे, जिसकी वजह से यूज़र को ऐसे ही लगेगा कि एक ही जगह पे, लेकिन फाइल जो है वो डिफरेंट जगहों पे मौजूद होगी और एफिशिएंटली आपका सिस्टम यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में एक सर्विस है कम्युनिकेशन की। जो आपके प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ना, कभी कभी इनको भी ज़रूरत पड़ती है कि आपने एक प्रोसेस से कोई इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे प्रोसेस को देनी है, ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू, या फिर एक प्रोसेस के अंदर ही यानी कि कोई कम्युनिकेशन कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होनी है, तो आप उसे कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर एक प्रोसेस के अंदर ही कम्युनिकेशन होनी है, ठीक है, तो वो कैसे होगी? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन हुई होगी वो वही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, मतलब जैसी चीज़ या जैसा कोड ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा होगा वही चीज़ जो है, एक सेकंड बच्चों, ये जो स्ट्रैटेजी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा उसी स्ट्रैटेजी की बेस पे जो है वो प्रोसेसेस में कम्युनिकेशन हो रही होगी, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का एक तरीका जो है वो शेयर्ड मेमोरी है और दूसरा तरीका जो है वो मैसेज पासिंग है। शेयर्ड मेमोरी का मतलब ये है कि एक प्रोसेस क्या करता है, या अगर मल्टीपल प्रोसेसेस भी हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक मेमोरी को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जब एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करते हैं कि उस शेयर्ड मेमोरी के अंदर अपना डेटा डाल देते हैं। जिसने देना है वो शेयर्ड मेमोरी में डालेगा और जिसने लेना है वो उस शेयर्ड मेमोरी से उस पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू ले लेगा, ठीक है। और मैसेज पासिंग के अंदर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो कौन सी चीज़ जो है, जब प्रोसेस कम्युनिकेशन हो, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, तो वो कौन सी चीज़ को अवेल करेगा। तो अगर वो मैसेज पासिंग भी कर सकता है और वो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। मैसेज पासिंग के अंदर क्या होता है कि वो पैकेट्स बना के उसमें रख देते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से या मैसेज पास कर देते हैं टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ये भी हमने डिटेल में आगे पूरा चैप्टर है उसमें हमने ये डिटेल में पढ़ना ही है। फिर उसके बाद आपके पास है एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी constantly aware of possible errors may occur in CPU and memory hardware, IO devices, in user program, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने हैंडल करना है अगर कोई एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी वजह से CPU में कोई प्रॉब्लम आ गई, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, यूज़र प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या बिहेव करना है, उसने कैसे उस एरर को हैंडल करना है, उसकी प्रोग्रामिंग मतलब जैसी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हुई होगी उसके हिसाब से वो उसको डील करता है। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, दोबारा दे रही हूँ कि जैसे अगर आप फेसबुक चला रहे हैं और अक्सर वो मैसेज आ जाता है जिसमें वो कहता है कि दिस प्रोग्राम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, आइदर यू वांट टू टर्मिनेट इट और वेट और फोर्स क्लोज, कुछ इस तरह की 2-3 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। अब वो खुद वो प्रोग्राम तो स्टक्ड है, ठीक है, उसमें तो कोई मसला आ गया है, तो फिर ये मैसेज किसने दिया? ये मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया कि जब उसने देखा कि ये प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी प्रोग्रामिंग हुई भी होगी कि अगर कोई प्रोग्राम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो एक मैसेज डिस्प्ले कर दे कि जी ये प्रोग्राम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो अब यूज़र जो चाहता है वो कर ले, ठीक है। और फिर यूज़र जिस ऑप्शन को क्लिक करता है ऑपरेटिंग उसी हिसाब से जो है उसको हैंडल करता है, ठीक। अब
अगर ये ऑप्शन जो है ना हो तो क्या होगा कि जब भी प्रोग्राम में कोई मसला आएगा आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, पहले वाले सिस्टम्स में ऐसा ही मतलब जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी, लेकिन अब जैसे जैसे नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, आप देखें, आप मोबाइल की बात करें या आप कंप्यूटर की बात करें, तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो जाए। वो सिस्टम प्रॉपरली काम करता रहता है। अगर कोई किसी प्रोग्राम में कोई मसला आ भी जाए तो वो उसे बड़ा प्रॉपर हैंडल करके सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में ही रखता है। ठीक है, फिर उसके अलावा another set of operating system functions exists for ensuring the efficient operations of the system itself via resource sharing. रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपके CPU है, जिसमें आपकी मेमोरी है, जिसमें आपकी फाइल स्टोरेज है, IO डिवाइसेस हैं। अब इन रिसोर्सेज को कब एलोकेट करना है, कब डी एलोकेट करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक प्रोग्राम को किसी रिसोर्स की ज़रूरत थी तो वो रिसोर्स उसको एलोकेट हो गई तो प्रोग्राम खुद ही छोड़ देगा। ऐसा होता है ना कभी कि आपके जैसे आप फ्रेंड्स हैं आपस में और किसी को कोई बुक चाहिए, आपने दे दी, ठीक है, अब जब तक आप उसे वापस ना मांग, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि जब तक वापस ना मांगे तो वो देते ही नहीं है। ठीक है, अब वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है उसके पास है, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, वो बुक उसने रिटर्न ही नहीं की क्योंकि उसको भी फायदा है कि जी बुक उसके पास है। ठीक, तो अब ऑपरेटिंग, अगर इसके ऊपर कोई कंट्रोल प्रोग्राम हो तो वो बेसिकली कंट्रोल प्रोग्राम डिसाइड करता है कि नहीं इतना टाइम हो गया इस रिसोर्स को इसके पास, तो अब इससे ले लेनी चाहिए। अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहा है, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये करते हैं कि जी जिनमें टाइमर लगा होता है कि जी इतने टाइम के लिए ये रिसोर्स अवेलेबल होगी आपको, आप इस पर काम कर लें और उसके बाद आप इसे वापस कर दें। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग मतलब कुछ में ऐसी प्रोग्रामिंग भी हुई होती है कि नहीं, एक रिसोर्स, एक प्रोग्राम, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, ये हो सकता है कि जब तक प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसे रिसोर्स जो है वो रिसोर्स किसी और को नहीं मिलेगी। ठीक है, या अगर तमाम प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम है और मल्टीपल प्रोसेसेस पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि टाइम डिवाइड कर लिया जाए कि आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आपको जो है वो रिसोर्स जो है वो वापस ले ली जाए। ठीक, फिर उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग का भी ट्रैक रखते हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी भी है। अगर ये ज़्यादातर उन जगहों पे या उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड हो या जिनके अंदर मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट हो, तो उसमें ये काम होता है कि किस यूज़र ने कितने टाइम के लिए काम किया उसका लॉग मेंटेन, या कौन सा यूज़र कितने टाइम के लिए सिस्टम पे लॉगिन रहा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका लॉग मेंटेन कर रहा होता है ड्यू टू मेनी थिंग्स। मतलब ये हो सकता है क्योंकि जब शेयर्ड कंप्यूटर्स होते हैं या रनिंग एनवायरनमेंट, वो एक तो मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ, ये दोबारा इसका टाइम अप हो रहा है। अगर शेयर्ड सिस्टम है, ठीक है, और अगर उस शेयर्ड सिस्टम में ये फैसिलिटी है कि मतलब मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से लॉग मेंटेन करना पड़ता है। कोई फ़र्ज़ कर लें कि कोई सेंसिटिव डेटा है और ये देखना है कि वो डेटा जो है कहीं आउट ना हो जाए, या कौन सा यूज़र जो है वो कितना काम कर रहा है ये देखना है। किसी भी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि वो लॉग मेंटेन करे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओनर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? लॉग क्या चीज़ होती है? लॉग बेसिकली कि कोई यूज़र कितने टाइम के लिए आप यानी कि कंप्यूटर पे लॉगिन हुआ, ठीक है, फिर लॉग आउट हुआ, तो उसने कितने टाइम के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया, उसका लॉग बन गया ना। ओके, ठीक है, सो अगर हम प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात करें तो ओनर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ मल्टी यूजर और नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम मे वांट टू कंट्रोल यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। कॉन्करेंट प्रोसेसेस शुड नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। ठीक है, प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड। ठीक है,
और security of the system from outsiders requires user authentication, extends to defending external IO devices from invalid access attempts. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको ये फैसिलिटी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं. प्रोटेक्शन इन अ सेंस कि आपका सिस्टम सिक्योर्ड हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि किसने किस चीज़ को एक्सेस करना है, कितने टाइम के लिए एक्सेस करना है, रिसोर्सेज जो है वो उनकी एक्सेस कंट्रोल्ड हो, और इसके अलावा कोई आउटसाइडर जो है वो आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके विदाउट ऑथेंटिकेशन. फिर अगर एक ओवरव्यू देख लें तो सबसे पहले आपके पास यूज़र प्रोग्राम्स या सिस्टम प्रोग्राम्स हैं. वो सिस्टम प्रोग्राम्स थ्रू यूज़र इंटरफेस, वो यूज़र इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है, टच स्क्रीन भी हो सकती है, कमांड लाइन भी हो सकती है. थ्रू दैट यूज़र इंटरफेस वो कोई सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं टू डू सर्टन थिंग्स. दैट इज़ यानी यूज़र प्रोग्राम ने अगर वो उसने एग्जीक्यूट होना है, या उसने कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या उसने कोई फाइल सिस्टम एक्सेस करना है, या कोई कम्युनिकेशन करनी है, रिसोर्स लेनी है, कोई प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का मामला है, कोई एरर डिटेक्शन है, वो सारा काम जो है यूज़र प्रोग्राम बेसिकली थ्रू द इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहा होता है. मतलब कि मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक किया, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप क्लिक कब करते हैं, जब आपके पास वो यूज़र इंटरफेस यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अवेलेबल है, तो आप उसे क्लिक करते हैं. आप उसे क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, यानी मेमोरी में लोड होता है. ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टाइपिंग शुरू कर देते हैं, जो भी आपने करना है, मतलब ठीक, इसका मतलब है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. अब अगर मुझे उस जो मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया है, अगर मैंने उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है, तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है कि वो ये देखेगा कि क्या आईओ डिवाइस फ्री है. अगर आईओ डिवाइस फ्री है तो क्या इस प्रोग्राम को वो आईओ डिवाइस एलोकेट हो सकती है. अगर एलोकेट हो सकती है तो वो उसे एलोकेट कर देगा. और अगर वो डिवाइस किसी वजह से किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ बिजी है, मतलब एक प्रिंट निकल रहा है एक्सेल की शीट से, और मैं वर्ड की भी दे दूंगी, तो वो एक क्यू बना लेता है. ठीक है, कि पहले जो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा था वो कंप्लीट प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी कमांड जो है वो उसमें चली जाती है, और फिर उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करता है. यानी वो प्रिंटर जो है वो एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को देता है. ठीक है, और अगर वो डिवाइस फ्री है तो वो उस प्रोसेस को उसको असाइन कर देता है. ठीक, फिर अगर मैं उसको सेव करना चाहती हूँ, उस प्रोग्राम को, सॉरी उस डॉक्यूमेंट को थ्रू दैट प्रोग्राम, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है और मैं उसे सेव करना चाहती हूँ, तो वो फाइल कब सेव होनी है, कैसे सेव होनी है, किस जगह पे सेव होनी है, वो तमाम चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है. फिर अगर उस फाइल में से कभी आपने ऐसा काम किया है कि वो अक्सर ऐसा होता है ना, ऑब्जेक्ट लिंकर एंड एम्बेडर कभी यूज़ किया है, OLE? नो मैम. अब किया होगा, मैं बोलूँगी तो शायद आपकी समझ में आ जाए कि मतलब आप कोई चीज़ आपने उठा के माइक्रोसॉफ्ट, फर्स्ट कर लें आपने जैसे पेंट की कोई फाइल या आपने एक्सेल की कोई फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंपोर्ट की. ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि वो एक्सेल बेसिकली वो उसकी एडिटिंग और वो सारी चीज़ जो है वो एक्सेल में ही हो रही होती है. ठीक है, यानी वो उसको लिंक करता है उसके साथ. तो बेसिकली अगर आपने एक प्रोसेस से कोई इन्फॉर्मेशन, या अगर सिंपल अल्फाज में आपने क्लिपबोर्ड तो यूज़ किया होगा, मतलब कभी आपने कोई चीज़ कॉपी कर ली है तो वो आपके क्लिपबोर्ड में चली गई है और अब आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं किसी और जगह पे. तो बेसिकली दो प्रोसेसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, कि मतलब एक चीज़ से कहीं से उठा के किसी दूसरी चीज़ में भेजनी है, या कोई वेरिएबल्स की शेयरिंग है, या कुछ भी, तो वो चीज़ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होगा. अब वो विद इन अ प्रोसेस भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो सेम सिस्टम के ऊपर, और ये भी हो सकता है कि दो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर के यानी कि दो डिफरेंट सिस्टम्स जो अलग अलग पड़े हुए हैं, उनके दरमियान भी
दो प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन हो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट जो आपको अवेलेबल है, ठीक है, यानी वो ओवर द नेटवर्क अगर वो आपस में कनेक्टेड है या थ्रू द इंटरनेट वो आपस में कनेक्टेड है, तो उन प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन कैसे होगी, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ कर रहा होता है और उसकी बेसिस पे आप कर रहे होते हैं। फिर रिसोर्स एलोकेशन की बात हम कर चुके हैं, ठीक। फिर जो एरर्स डिटेक्शन है और जो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, ठीक है, अगर इन प्रोग्राम्स में किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है तो उसे डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है। और इसके अलावा इन प्रोग्राम्स में से मतलब अगर आपने किसी फाइल पे कोई पासवर्ड लगा दिया है या किस प्रोग्राम को किसने एक्सेस करना है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। और फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम से नीचे आपका हार्डवेयर आता है, ठीक। सो बेसिकली ये आपका एक ओवरव्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का। इसके बाद आपके पास है कमांड लाइन इंटरप्रेटर। कमांड लाइन इंटरप्रेटर अलाउज डायरेक्ट कमांड एंट्री, समटाइम्स इम्प्लीमेंटेड इन कर्नल, समटाइम्स बाय सिस्टम प्रोग्राम्स। ये तो मुझे आपको डिटेल इसलिए भी बताने की जरूरत नहीं कि आपको खुद भी मतलब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और सही एक्सप्लेन किया कि वो इंटरफेस। अब अगेन आप लोगों ने इस चीज़ को यानी कि इस स्लाइड को एज इट इज़ याद नहीं कर लेना, क्योंकि सवाल ये नहीं होगा कि कमांड लाइन को एक्सप्लेन करें, मतलब इट डिपेंड्स कि सवाल ये हो सकता है कि हाँ, आपको कहा गया है कि आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है और ऑपरेटिंग सिस्टम में रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो बच्चे ये जो भी स्टूडेंट है ना विद द नेम ओप्पो A37 इसको कहें कि ये अपने नाम से एंटर होगा तो अलाउ होगा, ठीक है। वैसे भी ये दोबारा ख़त्म होने लगी है मीटिंग, तो इसमें फिर वो बीच में आ जाएगा। स्टूडेंट को कहें, फैसल स्टूडेंट को कहें कि ये अपने नाम से एंटर हो। ठीक है मैम, कहता हूँ। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे रुकती हूँ इसलिए कि दोबारा एंड होने लगी है। ये तो बहुत बुरी चीज़ है वैसे, हर 40 मिनट्स के बाद ये अजीब सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। मैम डिस्टर्बेंस नहीं होती है, 5 मिनट्स की ब्रेक होती है। मीट अच्छा मैम यूज़ करें, वहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा आप कहाँ पे यूज़ करें? गुड मीट मैम इस तरह की एप्लीकेशन है जूम की तरह, लेकिन वहाँ पे इंटरप्शन नहीं है 40 मिनट्स बाद। मैम आपने जो हमारी फर्स्ट क्लास ली थी ऑनलाइन, वो आपने बिग ब्लू बटन पर ली थी। हाँ जी। उस पे क्लास अच्छी जा रही थी, उसमें इंटरप्शन भी क्रिएट नहीं हुई थी। वहाँ पे ट्राई कर लें। तो फिर आप सब वहाँ पे मतलब अगर मैं वहाँ पे लॉगिन करती हूँ तो आप सबके लिए आसानी है उसको लॉगिन मैम करना? वहाँ पर मसला मैम हमारे लिए क्या मसला है? मैम हम दूर से हैं, और दूसरा ये है कि वहाँ पर इंटरप्शन है काफ़ी सारी ज़्यादा हमारे लिए। जूम बेहतर है या गुड मीट बेहतर है? LMS काफ़ी सारा स्लो है। मैम तो जूम बेहतर है, बस ट्राई 5 कर लें मिनट फिर। की है कोई बात नहीं। नहीं, गूगल मीट ट्राई कर लें एक दफ़ा।